परिचय। हम जानते हैं कि पशु विषमपोषी होते हैं, इसलिए वो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। हाँ, पशुओं को भोजन के लिए बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो बने बनाए भोजन पर निर्भर होते हैं तथा ये बना बनाया भोजन या तो पौधों से आता है अथवा दूसरे पशुओं से। भोजन के प्रकार के आधार पर पशुओं के भी अलग अलग बहुत से प्रकार हैं। हाँ अंकिता, बहुत से पशु सिर्फ पौधों को जैसे घास या पौधों की पत्तियों को खाते हैं, जबकि कुछ पशु पशुओं को ही खा लेते हैं। बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है, चिड़िया कीड़े मकोड़ों को खाती है, सर्प मेंढकों को खाते हैं और कुछ कीड़े मरे हुए पशुओं का शरीर खाते हैं। लेकिन जब हम इसे नजदीक से देखते हैं तो पाते हैं कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव जंतु भोजन के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य पर ही निर्भर होते हैं। पौधे सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, जो उनके द्वारा जीवन बनाए रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दूसरी तरफ पौधे भी शाकाहारी अथवा सर्वाहारी जीवों द्वारा खा लिए जाते हैं और मांसाहारी अपने भोजन के रूप में शाकाहारी जीवों को खा लेते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि ये सूर्य की ही ऊर्जा है जो पौधों और पशुओं को भोजन प्रदान करती है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। पशुओं में पोषण को समझ सकेंगे। भोजन के आधार पर पशुओं के प्रकार जान जाएंगे। होलोजोइक पोषण को समझ सकेंगे। होलोजोइक पोषण के विभिन्न चरणों को जान जाएंगे। मनुष्य में पोषण को समझ सकेंगे। पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों के बारे में जान जाएंगे। मुख द्वार, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत्र और गुदा की संरचना तथा कार्य प्रणाली को समझ सकेंगे। विभिन्न पाचन ग्रंथियों का पता लगाइए। लालारस अथवा लार ग्रंथियों और जठर ग्रंथियों की संरचना और कार्य प्रणाली को समझें। यकृत की संरचना और कार्य प्रणाली को समझें। अग्नाशय और आंत्रीय ग्रंथियों की संरचना और कार्य प्रणाली को समझें। पाचक ग्रंथियों के रसायन विज्ञान का अध्ययन करें। पशुओं के प्रकार। भोजन के आधार पर सभी पशुओं को 3 समूहों में विभाजित किया जा सकता है: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, वो पशु जो सिर्फ पौधों को खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। वे घास, पत्तियां, अनाज, फल या वृक्ष की छाल खा सकते हैं। उदाहरण: बकरी, गाय, भैंस, भेड़, हिरन, ऊंट, गधा, बैल, हाथी, बंदर, गिलहरी, खरगोश, टिड्ढा और दरियाई घोड़ा। ठीक उसी तरह वो पशु जो सिर्फ दूसरे जीवों को खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं, जैसे शेर, चीता, मेढक, गिद्ध, किंगफिशर, छिपकली, भेड़िया, सर्प और बाज। इनके अलावा वो पशु जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। उदाहरण: मनुष्य, कुत्ता, कौवा, गौरैया, भालू, मैना और चींटी। होलोजाइक पोषण। होलोजाइक पोषण, होलो संपूर्ण जोइक और पशु, वो पोषण जिसमें ठोस या द्रव कार्बनिक पदार्थों का अंतर्ग्रहण किया जाता है। होलोजोइक पोषण में
5 चरण होते हैं: अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, समत्व, मलत्याग। अंतर्ग्रहण में भोजन को खाया जाता है। यह भोजन के आकार और अंतर्ग्रहण के लिए अंगीकृत संरचना पर निर्भर करता है। अमीबा में अंतर्ग्रहण कूटपादों की सहायता से, पैरामीशियम में सीलिया की सहायता से, हाइड्रा में तंतुओं की सहायता से, कीड़ों में मुख भागों की सहायता से, मेढकों और छिपकलियों में उत्क्षेपणीय जिह्वा की सहायता से तथा मनुष्य में हाथों की सहायता से होता है। पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल, बड़ी आकृति वाले तथा अघुलनशील कार्बनिक बहुलक, जिनका विसरण नहीं हो सकता है, सरल, छोटे तथा घुलनशील कार्बनिक एकलकों, जिनका विसरण हो सकता है, उसमें टूट जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, वसा और जटिल कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, मोनोशुगर, फैटी एसिड इत्यादि। यह प्रक्रिया पाचक रस में उपस्थित पाचक एंजाइमों की उपस्थिति में होती है, जो पाचक ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें विसरित हो सकने वाले पोषक पदार्थ आहार नली की भित्ति को पार करके लसिका में प्रवेश कर जाते हैं। अवशोषण में भौतिक प्रक्रियाएं जैसे विसरण और परासरण तथा सक्रिय प्रक्रियाएं जैसे ग्लूकोज और अमीनो अम्लों का सक्रिय परिवहन दोनों होती हैं। समत्व एक उपचयी प्रक्रिया है जिसमें साधारण पोषक पदार्थ उपापचयी प्रक्रिया से गुजरकर पुनः प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड और वसा जैसे जटिल और बड़े जैव अणुओं का निर्माण करते हैं। यह नए बने हुए बड़े जैव अणु वृद्धि और शरीर के ऊतकों की मरम्मत में सहायता करते हैं। मल त्याग वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन का वह भाग शरीर से निकल जाता है जो पचता नहीं है। वह सारा भोजन जो हम खाते हैं हमारे शरीर में नहीं पचता है। भोजन का एक भाग शरीर में ही बचा रह जाता है जिसका उपयोग शरीर द्वारा नहीं किया जा सकता, इसलिए यह भाग शरीर के मल के रूप में अलग हो जाता है। मनुष्य में पोषण। मनुष्यों में पोषण उसके पाचक तंत्र द्वारा होता है। मनुष्य के पाचक तंत्र के विभिन्न अंग निम्न हैं: मुख द्वार, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र, मलाशय, गुदा। मुख द्वार। मुख द्वार एक अनुप्रस्थ छिद्र होता है जो चलनशील ओष्ठों से घिरा होता है। इसका मुख्य कार्य अंतर्ग्रहण है। मुख गुहा। मुख गुहा में दो मुख्य संरचनाएं होती हैं: जिह्वा और दांत। जिह्वा एक मोटी, पेशीय और उत्क्षेपणीय संरचना है जो मुख गुहा के तल पर स्थित होती है। जिह्वा पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जो भोजन का स्वाद लेने में, भोजन और लाला रस को मिलाने में तथा भोजन को निगलने में सहायता करती हैं। दांत मनुष्य के दोनों जबड़ों में होते हैं। दांत जबड़े की हड्डियों में बने कोटरों में धसे होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत यानी प्रत्येक जबड़े में 16 दांत होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक दांत, श्वदंत, अग्रजवर्णक और चरवर्णक। प्रत्येक जबड़े में 4 कृंतक दांत होते हैं। ये तेज धार, छेनी की आकृति के और शाकाहारी भोजन को काटने तथा टुकड़े टुकड़े करने के लिए होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 2 श्वदंत होते हैं। ये तेज धार
कृपाण की आकृति के और मांसाहारी भोजन को चीरने के लिए होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 4 अग्र चर्मवर्णक दांत होते हैं। ये बड़े और कस्प आकृति के तथा चबाने और पीसने के लिए होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 6 चर्मवर्णक दांत होते हैं। ये बड़े और कस्प आकृति के तथा चबाने और पीसने के लिए होते हैं। ग्रसनी। ग्रसनी एक कीप जैसी आकृति होती है जहां भोजन और वायु एक दूसरे को पार करते हैं। इसमें 2 छिद्र होते हैं। कंठ द्वार कंठ और श्वास नली में खुलता है। गलेट ग्रास नली में होती है और भोजन निकलने के दौरान खुलती है। ग्रास नली। ग्रास नली पाचन तंत्र का एक लंबी, संकरी और नलीदार भाग है। यह गर्दन और ग्रसनी से अमाशय में खुलती हैं। यह क्रमाकुंचन द्वारा भोजन का परिवहन करती है। अमाशय। अमाशय एक मोटा, पेशीय और जे की आकृति का थैला होता है जो ऊपरी उदर के बाएं भाग में स्थित होता है। अमाशय भोजन के मंथन और पाचन में सहायता करता है। अमाशय में भोजन का 3 घंटे तक मंथन होता रहता है, जिसके कारण भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और एक अर्धठोस पेस्ट बनता है। अमाशय की भित्ति में 3 नलीदार ग्रंथियां होती हैं, जिनसे जठर रस स्रावित होते हैं। जठर रसों में मुख्यतः 3 पदार्थ होते हैं: HCl यानी पेप्सिन, एंजाइम और श्लेम। HCl की उपस्थिति के कारण पेप्सिन एंजाइम अम्लीय होता है और प्रोटीनों का पाचन शुरू कर देता है। श्लेम अमाशय की भित्ति को उसी के द्वारा स्रावित HCl अम्ल से बचाता है। अमाशय की पेशीय भित्ति भोजन और जठर रसों को एक दूसरे में मिश्रित करने में सहायता करती है। क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत्र आहार नली का सबसे बड़ा भाग होती है। एक वयस्क मनुष्य में यह लगभग 6.5 मीटर लंबी होती है। यह बहुत संकरी होने के कारण क्षुद्रांत्र कहलाती है। क्षुद्रांत्र 3 भागों में विभाजित होती है: गृहिणी, जेजुनम और इलियम। क्षुद्रांत्र वह स्थान है जहां भोजन पूरी तरह से पच जाता है और उसका अवशोषण प्रारंभ हो जाता है। इसमें 2 ग्रंथियों से स्रावित होने वाले रस आते हैं: यकृत और अग्नाशय। यकृत से पित्त स्रावित होता है, जो एक हरा पीला लवण युक्त क्षारीय द्रव होता है, जो वसा का पायसीकरण अथवा उन्हें तोड़ने में सहायता करता है। इसलिए अमाशय से आया हुआ अम्लीय भोजन यहां पित्त द्वारा क्षारीय हो जाता है और वसा भी छोटी छोटी बूंदों में टूट जाती है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्रावित होता है, जिसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज होते हैं। एमाइलेज मंड को तोड़ता है, जबकि ट्रिप्सिन प्रोटीन को, लाइपेज पायसीकृत वसा को तोड़ता है। बृहदांत्र। बृहदांत्र क्षुद्रांत्र की तुलना में छोटी और चौड़ी होती है। यह कोलन में जाने वाले भाग और मलाशय में विभाजित होती है। यह मल के निर्माण और उसके अस्थायी भंडारण में सहायता करती है। अधिकतम कशेरुकियों में कोलन पाचन तंत्र का आखिरी भाग होती है। शरीर से बाहर निकलने से पहले यह ठोस पदार्थों में से जल तथा लवण अवशोषित कर लेती है। मलाशय बृहदांत्र का 6 से 8 इंच लंबा भाग होता है। यह
ठोस अपशिष्टों का तब तक भंडारण किए रहता है जब तक वो गुदा द्वारा शरीर से बाहर नहीं निकल जाते हैं। गुदा धड़ के आधार पर स्थित होती है और पाचन तंत्र के अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। पाचन ग्रंथियां। इन अंगों के अतिरिक्त कुछ पाचन ग्रंथियां भी होती हैं जो पाचक एंजाइमों को स्रावित करती हैं। ये पाचक ग्रंथियां हैं लालारस ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, यकृत, अग्नाशय, आंत्रीय ग्रंथियां। लालारस यानी लार ग्रंथियां। मनुष्य में लालारस ग्रंथियों के 3 युग्म होते हैं। इनसे लालारस या लार स्रावित होती है, जिसमें पाचक एंजाइम टाइलिन अथवा लारिये एमाइलेज होता है। लालारस नलिकाएं मुख गुहा में खुलती हैं। जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां आमाशय की भित्ति में होती हैं और जठर रस स्रावित करती हैं। यकृत। यकृत उदर के ऊपरी भाग में दाईं ओर स्थित लाल भूरी लोब्यूलेटेड ग्रंथि है, जिससे पित्त रस स्रावित होता है। अग्नाशय। अग्नाशय आमाशय के ठीक पीछे स्थित पीले रंग की ग्रंथि है, जिससे अग्नाशयी रस स्रावित होता है। अग्नाशयी नलिका के द्वारा अग्नाशयी रस क्षुद्रांत्र तक पहुंचता है। आंत्रीय ग्रंथियां। आंत्रीय ग्रंथियां क्षुद्रांत्र की भित्ति में स्थित होती हैं और इनसे आंत्रीय रस स्रावित होता है, जिसे सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र में कार्य करने वाले एंजाइम। लालारस में लारिये एमाइलेज होता है, जो मंड को शर्करा में तोड़ देता है। HCl की उपस्थिति में पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन अम्लीय माध्यम में ही सक्रिय हो पाता है। यकृत यानी पित्ताशय का पित्त वसा का पाचन करके उसे फैटी एसिड में तोड़ देता है। यह भोजन को क्षारीय माध्यम में परिवर्तित कर देता है। एमाइलेज मंड को पचाता है। अग्नाशय से ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है। अग्नाशय से लाइपेज पाइसीकृत वसा को तोड़ता है। अग्नाशय से दांतों का क्षय। दांतों के क्षय के कारण दंतवल्क और दंत धातु धीरे धीरे मुलायम हो जाते हैं। जब जीवाणु शर्करा को पचाकर अम्ल का उत्पादन करते हैं तो वो अम्ल दंतवल्क के लवण को नष्ट कर देता है और दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। भोजन कणों के साथ साथ बहुत से जीवाणु भी दांतों की सतह पर चिपक जाते हैं और दांतों पर मैल के रूप में जम जाते हैं, जिसे प्लाक कहते हैं। लार अम्ल को प्रभावहीन करने के लिए दांतों की सतह तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि दांत प्लाक से घिरा होता है। भोजन के बाद ठीक से दांत साफ करने से जीवाणुओं द्वारा अम्ल का उत्पादन शुरू करने से पहले ही प्लाक हट जाता है। यदि उपचार नहीं किया जाता है तो ये अति सूक्ष्म जीवाणु मसूड़ों को संक्रमित कर सकते हैं तथा सूजन पैदा कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं, मनुष्य में वर्मीफोर्म, अपेंडिक्स, क्षुद्रांत्र और वृहदांत्र के जोड़ पर स्थित एक अवशेषी नलिका है। वर्मीफोर्म अपेंडिक्स की लंबाई का बढ़ना और उसका सूजना अपेंडिसाइटिस कहलाता है। जठरीय पाचन में लगने वाला समय भोजन की प्रकृति पर निर्भर करता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए यह 1 से 2 घंटे का होता है, जबकि वसा के पाचन के लिए 5 से 6 घंटे का होता है।
सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। विषमपोषी जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। पोषण में भोजन का प्रयोग होता है और इसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, समत्व और मल त्याग जैसे चरण होते हैं। अमीबा सर्वाहारी और होलोजोइक है। अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपादों की सहायता से भोजन को घेर कर करता है। अमीबा में पाचन अंतःकोशिकीय तथा खाद्य रिक्तिका के अंदर होता है। मनुष्य की आहार नली मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, क्षुद्रांत्र, वृहदांत्र और गुदा से बनी होती है। मनुष्य के दांत हेट्रोडोंट होते हैं। भोजन आहार नली में क्रमाकुंचन गति द्वारा नीचे उतरता है। मनुष्य की पाचन ग्रंथियों में 3 युग्म लालारस ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, यकृत, अग्नाशय और आंत्रीय ग्रंथियां होती हैं। पाचन ग्रंथियों से पाचक रस स्रावित होते हैं, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में ही प्रारंभ हो जाता है, जबकि प्रोटीन और वसा का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। पाचन क्षुद्रांत्र में पूरा हो जाता है। क्षुद्रांत्र में ही भोजन का अवशोषण भी होता है। दांतों का क्षय स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जीवाणु द्वारा होता है, जो शर्करा युक्त भोजन में किण्वन करता है और कार्बनिक अम्लों का उत्पादन करता है। परिचय। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, सभी जीवित प्राणी पोषण की प्रक्रिया द्वारा भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, जिनकी सहायता से उन्हें विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन एक जारणकारी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन जैसे खाद्य पदार्थों का शरीर के ऊतकों में जारण अथवा ऑक्सीकरण होता है और इस प्रक्रिया से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा का क्रमिक निर्माण होता रहता है। इस प्रकार विमुक्त ऊर्जा अस्थायी रूप से ATP के रूप में संचित होती है। श्वास लेना और श्वसन में बड़ा अंतर है। हम जानते हैं कि श्वास लेना गैसों के सामान्य आदान प्रदान की प्रक्रिया है। हाँ अंकिता, श्वास लेने के दौरान एक संगठित शरीर रचना वातावरण से ऑक्सीजन अंदर खींचती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ती है, जबकि श्वसन वह जटिल प्रक्रिया है जिसमें पचा हुआ भोजन ऑक्सीकरण अथवा जारण के पश्चात शरीर को रासायनिक ऊर्जा देता है। तो आओ इस विषय पर विस्तार से चर्चा करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। ऑक्सीजन के उपयोग के आधार पर श्वसन के प्रकार का पता लगाना, अवायु श्वसन और वायु श्वसन को समझना, न्यून और उच्च जीवों में श्वसन की पूर्ण प्रक्रिया का पता लगाना, मानव श्वसन प्रणाली का समझना, नथुने, नासिका, गुहा, कंठ नली, श्वास नली, श्वसनी, सूक्ष्म श्वास नली, वायु कोष्ठिका, फेफड़े एवं डायाफ्राम अर्थात मध्यपट की संरचना और कार्यों को समझना, फेफड़ों के फैलाव एवं क्षमताओं को समझना, रक्त में गैसों के परिवहन को समझना, श्वसन अनुपात RQ का अध्ययन करना, धूम्रपान के बुरे प्रभावों का अध्ययन करना। श्वसन के प्रकार। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, अवायु श्वसन एवं वायु श्वसन।
अवायु श्वसन वह श्वसन है जिसमें श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि वायु श्वसन में श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। क्या आप जानते हैं कि उच्च जीवों में श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया अर्थात बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन एवं कोशिकीय श्वसन क्षमता होती है? अवायु श्वसन जब ऐसी श्वसन प्रक्रिया जिसमें बिना आणविक ऑक्सीजन के उपयोग के ही भोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है, तो ऐसे श्वसन को अवायु श्वसन कहा जाता है। अवायु श्वसन के कुछ सामान्य उदाहरण हैं जीवाणु, खमीर, परजीवी कृमि जैसे त्रिमुख गोल कृमि, फीता कृमि, फैसियोला आदि। सूक्ष्म जीवों में अवायु श्वसन के स्थान पर सामान्यतः किण्वन शब्द का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों अथवा उनके एंजाइमों की सहायता से कार्बोहाइड्रेट्स एवं अन्य कार्बनिक यौगिकों का अवायवीय टूटन द्वारा अल्कोहल, कार्बनिक अम्ल, गैस आदि में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को किण्वन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वायु श्वसन जब श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग होता है तो इसे वायु श्वसन कहा जाता है। उदाहरण अधिकांश पेड़ पौधे एवं पशु। क्या आप जानते हैं कि जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो पाइरूवेट लैक्टिक अम्ल में रूपांतरित हो जाता है। इसमें भी 3 कार्बन अणु होते हैं। अगर हम अचानक कुछ करते हैं तो लैक्टिक एसिड के निर्माण के कारण हमारी पेशियों में अकड़न पैदा हो जाती है। बाह्य श्वसन बाह्य श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त एवं वायु के मध्य गैसों का आदान प्रदान होता है। यह एक भौतिक प्रक्रिया है। इसमें केवल ऑक्सीजन ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। यह प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है, उत्प्रेरण यानी सांस लेना एवं उच्छ्वासन। उत्प्रेरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वच्छ वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। इस प्रक्रिया में झिल्ली यानी डायाफ्राम सपाट हो जाती है और स्नायु तंतुओं में संकुचन द्वारा नीचे की दिशा में दबती है एवं इस प्रकार वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है। बाह्य पसलियों के बीच की मांसपेशियां पसलियों एवं उरोस्थि में ऊपर एवं बाहर की दिशा में संकुचन एवं खिंचाव उत्पन्न करती हैं और इस प्रकार वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। उच्छ्वासन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 को बाहर निकाला जाता है। डायाफ्राम यानी झिल्ली के स्नायु तंतु जब शिथिल पड़ते हैं तो यह उत्तल आकार ग्रहण कर लेते हैं और तब वक्ष गुहा के आयतन में भी कमी आ जाती है। बाह्य पसलियों के बीच की मांसपेशियां जब शिथिल हों और पसलियों में भीतर की तरफ एवं नीचे की दिशा में खिंचाव उत्पन्न करें तो इस प्रकार वक्ष गुहा के आयतन में कमी आती है। आंतरिक श्वसन आंतरिक श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त एवं ऊतक द्रव और ऊतक द्रव एवं कोशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। कोशिकीय श्वसन कोशिकीय श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं चयापचय के लिए ऑक्सीजन यानी O2 का उपयोग करती हैं एवं अवशेष के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उत्सर्जित करती हैं।
न्यून जीवों में गैसों का विनिमय। न्यून जीवों में श्वसन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता, अतः एक कोशिकीय जीवों में कोशिका एवं बहुकोशिकीय जीवों में शरीर की सभी कोशिकाएं श्वसन में भाग लेती हैं। सभी कोशिकाएं सीधे तौर पर जल से संपर्कित रहती हैं, इसलिए आसपास के जल में घुले ऑक्सीजन का शरीर की कोशिकाओं के कार्बन डाइऑक्साइड से सीधा विनिमय होता है। इसे त्वचा श्वसन के नाम से जाना जाता है। कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीजन रहती हैं, उसका उपयोग शर्करा के ऑक्सीकरण में होता है और इससे CO2, जल एवं ऊर्जा समृद्ध अणुओं का निर्माण होता है। कुछ सामान्य उदाहरण हैं अमीबा, पैरामीशियम, स्पंज एवं कोलेंटेरेट। उन्नत जीवों में गैसों का विनिमय। उन्नत जीवों के शरीर की भित्ति मोटी होती है, परिणाम स्वरूप विसरण संभव नहीं होता एवं इनमें चयापचय की दर भी उच्च होती है, अतः इन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उन्नत जीवों में गैसों के विनिमय अर्थात आदान प्रदान के लिए विशेष श्वसन अंग होते हैं। शरीर की कोशिकाओं एवं श्वसन अंग के बीच ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए इनमें रक्त नाड़ी तंत्र भी होता है। उन्नत जीवों में गैसों का संवहन त्वचा, गलफड़ा, श्वास नली अथवा फेफड़ों से हो सकता है। उभयचर एवं एनेलिड त्वचा श्वसन करते हैं। वैसी त्वचा से गैसों का संवहन हो सकता है जो पतली, नमीयुक्त, संवहनी एवं पारगम्य होती हैं। इसे त्वचीय श्वसन भी कहा जाता है। कड़ी खाल वाले जानवर, उपास्थि वाली मछलियां, बौनी मछलियां एवं मेढकों जैसे उभयचर गलफड़ा श्वसन करते हैं। इस प्रकार के श्वसन को क्लोम श्वसन भी कहा जाता है। ऑक्सीजन जल से ग्रहण किया जाता है। जल में घुले ऑक्सीजन एवं गिल लामेल्ले की रक्त कोशिका में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय तब होता है जब जल गलफड़ों के ऊपर से गुजरता है। कीड़ों मकोड़ों में श्वास नली द्वारा श्वसन क्रिया होती है। श्वसन अंग वस्तुतः उच्च स्तरीय वायु नलिकाओं का गुच्छ होता है, जिसे श्वसनी के नाम से जाना जाता है। यह श्वसनियां छोटी छोटी नली छिद्रों द्वारा वायु से जुड़ी रहती हैं, जिन्हें विवर कहा जाता है। फेफड़ों द्वारा श्वसन भूमि पर रहने वाले जानवरों एवं मनुष्यों में होता है। फेफड़े श्वसन अंग हैं। इसे फुफ्फुसीय श्वसन भी कहा जाता है। यह श्वसन प्रणाली के सहयोग से होता है। मानव श्वसन प्रणाली। मानव श्वसन प्रणाली का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक संवहन वाला भाग अत्यधिक जटिल है। मम्मेलियन श्वसन प्रणाली अर्थात स्तन ग्रंथि से जुड़ी श्वसन प्रणाली में नथुने, नासापट के प्रत्येक ओर एक गुहा, कंठ नली, श्वास नली, श्वसनी, श्वासोप नलिका, वायु कोष्ठिका, फेफड़े, डायाफ्राम, मध्यपट अथवा झिल्ली सम्मिलित हैं। नथुने नाक के दोनों छिद्रों को नथुना कहते हैं। यह संयुक्त रूप से नासिका कक्षों में जाकर खुलती हैं। नासिका रंध्र। यह नासिका पट द्वारा दो नासिका कक्षों में विभक्त हैं। प्रत्येक नासिका कक्ष में 3 क्षेत्र होते हैं, अर्थात कर्णकोटर, श्वसन एवं घ्राण क्षेत्र। कंठ नली। कंठ नली में ध्वनि उत्पन्न करने वाला लचीला तंतु अर्थात स्वर रज्जु होता है, जिसे कंठ कहते हैं। स्त्री और पुरुष की कंठ नली के आकार में थोड़ा अंतर रहता है।
पुरुषों में यह बड़ा एवं प्रभावी होता है और इसीलिए पुरुषों की कंठनली को टेंटुआ कहा जाता है। मनुष्य की कंठनली में कंठद्वार, उपास्थि, कष्ठिका अस्थि, थायराइड झिल्ली, स्वररज्जु, स्वरयंत्र स्नायुबंध और मांसपेशियां होती हैं। कंठद्वार ग्रसनी में जाकर खुलता है जो कंठनली से जाकर मिलती है। उपास्थि के 9 टुकड़े होते हैं, 3 एकल एवं 3 युगल। उपकंठ एक पत्ती जैसी संरचना है जो निगलते वक्त भोजन को श्वसन तंत्र में प्रवेश से रोकता है। श्वास नली। श्वास नली अथवा श्वासनाल कंठनली के साथ श्रेणीबद्ध होती है। श्वास नली एक अर्धचंद्राकार पारदर्शी वलय से जुड़ी रहती है। श्वास नली की श्लेष्मल झिल्ली के साथ एक क्रमबद्ध छदम स्त्रीकृत रोमक उपकला रहती है जिसमें बलगम युक्त स्रावित चषक कोशिकाएं होती हैं और यह श्लेष्मय झिल्ली को बाहर धकेलने में मदद करती है। श्वसन नलियां। श्वसनी बहुवचन श्वसनिया, विशेषण श्वसनी संबंधी। श्वसन प्रणाली का वह वायु मार्ग है जो वायु के फेफड़ों तक खींचता है। श्वासोपनलिका। श्वसनी गुच्छ में छोटी नलिकाएं होती हैं जिन्हें श्वासोपनालिका कहते हैं। फेफड़े के इस भाग में गैसों का विनिमय नहीं होता है। वायु कोष्ठिका। वायु कोष्ठिकाएं फेफड़ों की परम संरचनात्मक एवं शारीरिक इकाइयां हैं। वायु कोष्ठिका गैसों के विनिमय के लिए विसरण द्वारा बहुत बड़ी सतह जैसे स्तनधारियों की आंत में विली उपलब्ध कराती हैं। गैसों का विनिमय वायु कोष्ठिकाओं की श्वसन झिल्ली में सर्वत्र होता है। फेफड़े। प्रत्येक फेफड़ा दोहरी झिल्ली से ढका होता है जिसे फुफ्फुस आवरण कहते हैं। फेफड़े को ढकने वाली बाहरी झिल्ली को पार्श्व फुफ्फुस आवरण कहते हैं। फेफड़े को ढकने वाली भीतरी झिल्ली को आंत्र फुसफुस आवरण कहते हैं। मनुष्य के दाहिने फेफड़े में 3 परलिकाएं होती हैं एवं बाएं फेफड़े में 2। डायाफ्राम अर्थात मध्यपट। डायाफ्राम अर्थात मध्यपट गुंबदाकार मांसपेशीय संरचना है जो वक्ष एवं उदर गुहाओं को एक दूसरे से अलग करते हैं। डायाफ्राम स्तनधारियों की विशेषता है। डायाफ्राम की आपूर्ति मध्यच्छद नसों द्वारा की जाती है। डायाफ्राम में छेद होने की स्थिति में सांस रुक सकती है और यह प्राणघातक हो सकता है। श्वसन एवं फेफड़े का आयतन एवं क्षमताएं। 4 प्रकार के श्वसन आयतन होते हैं। ज्वारीय आयतन अर्थात टाइटल वॉल्यूम यानी टीवी। श्वास ग्रहणात्मक निग्रह आयतन अर्थात इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी IRV। श्वास निस्सरण निग्रह आयतन अर्थात एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी ERV एवं अवशिष्ट आयतन अर्थात रेसिड्यूल वॉल्यूम यानी RV। इसी प्रकार 4 श्वसन क्षमताएं भी होती हैं। श्वास ग्रहणात्मक क्षमता अर्थात इंस्पिरेटरी कैपेसिटी IC, कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता अर्थात फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी FRC, महत्वपूर्ण क्षमता अर्थात वाइटल कैपेसिटी यानी VC एवं फेफड़ों की क्षमता अर्थात टोटल लंग कैपेसिटी यानी TLC। श्वास गति को अंकित करने वाले यंत्र को स्पाइरोग्राम कहा जाता है। हवा की वह मात्रा जिसे फेफड़े वहन कर सकते हैं, संग्रहित रख सकते हैं अथवा विभिन्न परिस्थितियों में छोड़ सकते हैं।
इसको फुफ्फुसीय आयतन कहते हैं एवं 2 अथवा 2 से अधिक फुफ्फुसीय परिमाणों के योग को फुफ्फुसीय क्षमता कहते हैं। फुफ्फुसीय आयतन को मापने के लिए जिस उपकरण का हम उपयोग करते हैं उसे सामान्यतः स्पाइरोमीटर अथवा रेस्पाइरोमीटर कहा जाता है। रक्त में गैसों का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन रक्ताणु में उपस्थित श्वसन वर्णक यानी हीमोग्लोबिन आरबीसीज की सहायता से रक्त द्वारा 98.5% ऑक्सीजन O2 का परिवहन होता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु में ऑक्सीजन के अधिकतम 4 अणु होते हैं। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में लगभग 1.34 ml ऑक्सीजन यानी O2 होता है। इस प्रकार 100 ml शुद्ध रक्त में 20 ml ऑक्सीजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। रक्त द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ऑक्सीजन की तुलना में बहुत आसान होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जल में घुलनशीलता का स्तर उच्च है। परिवहन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का 7% प्लाज्मा में विघटित हो जाता है, जबकि 23% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में एवं 70% बाइकार्बोनेट के रूप में। अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का प्लाज्मा में परिवहन सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में रक्त द्वारा होता है। श्वसन अनुपात RQ। निर्मुक्त किए गए CO2 के आयतन एवं अवशोषित O2 के आयतन के अनुपात को श्वसन अनुपात कहा जाता है। श्वसन अनुपात अर्थात RQ का अधः स्तर अर्थात सबस्ट्रेट के परिमाण पर निर्भर करता है। यद्यपि RQ के निर्धारण से हमें श्वसन में उपयोग किए जा रहे सबस्ट्रेट की प्रकृति और चयापचय के प्रकार का पता चलता है। धूम्रपान के बुरे प्रभाव। तंबाकू के धुएं में भारी मात्रा में जहरीले रसायन होते हैं जो मानव के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। इससे फेफड़ों का कैंसर, खांसी, ब्रोंकाइटिस अर्थात फेफड़े में सूजन, वात स्फीति एवं कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता हो सकती है। क्या आप जानते हैं, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ATP ऊर्जा मुद्रा की तरह है। श्वसन क्रिया के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है उसका उपयोग ADP एवं अकार्बनिक फॉस्फेट से ATP अणु के निर्माण में होता है। कोशिका में ऊष्माशोषी प्रक्रिया संपन्न कराने के बाद रासायनिक प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इस ATP का उपयोग किया जाता है। जब जल के उपयोग से ATP में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज विघटित होता है तो इस प्रक्रिया के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो 30.5 kJ मोल के बराबर होती है। मांसपेशियों के संकुचन, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्र का आवेगों के चालन एवं अन्य अनेक गतिविधियों के लिए कोशिकाओं में ATP का उपयोग होता है। यदि वायु कोशीय सतह में फैलाव आता है तो यह लगभग 80 m वर्ग आयतन आच्छादित करेगा। यदि हमारे शरीर में ऑक्सीजन के स्थानांतरण के लिए विसरण किया जाता है तो ऑक्सीजन के एक अणु को फेफड़े से पैर की उंगलियों तक संचरण करने में अनुमानतः 3 वर्ष का समय लगेगा। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। श्वसन की 2 प्रक्रियाएं होती हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना। पसली की मांसपेशियां एवं डायाफ्राम सांस लेने में सहयोगी की भूमिका निभाते हैं। ऑक्सीजन की सहायता से
वायु श्वसन होता है और इसी के कारण हेक्सोज पूर्णतः विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में परिणत हो जाता है। अवायु श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इसमें आधा स्तर अर्थात सबस्ट्रेट का अपूर्ण विघटन होता है। न्यून जीवों में त्वचा श्वसन, जबकि उच्च जीवों में श्वसन के लिए विशेष श्वसन अंग होते हैं, जैसे एनालिड में त्वचा, कीटों में श्वास नलिये, उभयचरों में फेफड़े एवं त्वचा, कड़े खोल वाले जानवरों अर्थात क्रस्टेशियनों एवं मछलियों में गलफड़ा और स्तनपायियों, पक्षियों एवं सरीसृपों में फेफड़े। मानव की श्वसन प्रणाली का गठन नासिका छिद्रों, नासिका कक्ष, कंठ द्वार, श्वास नली, श्वसनी एवं फेफड़ों के अंदर ब्रोंकियल इंटरकॉम के मिलने से होता है। तंबाकू के धुएं में भारी मात्रा में जहरीले रसायन होते हैं जो मानव के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। इससे फेफड़ों का कैंसर, खांसी, ब्रोंकाइटिस अर्थात फेफड़े में सूजन, वात स्फीति एवं कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता हो सकती है। परिचय। अंकिता, जैसा कि हम जानते हैं कि पौधों को पानी की आवश्यकता होती है। विल्टेड पत्तियां फिर से हरी हो जाती हैं जब उनकी जड़ों में पानी डाला जाता है, जिसका मतलब है कि पानी पत्तियों तक ऊपर पहुंच जाता है। हाँ, हमने ये भी सीखा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों को पानी की जरूरत होती है। इसी तरह पत्तियों में उत्पादित खाद्य में पौधे के अन्य हिस्सों, तनों, जड़ों, फूल और फलों में भी पहुंच जाता है। इसे पहुंचाने की प्रक्रिया ऊतकों द्वारा की जाती है। हाँ अंकिता, इसी तरह पशुओं में आंत द्वारा अवशोषित भोजन शरीर के सभी भागों के लिए होता है। फेफड़ों में अवशोषित ऑक्सीजन शरीर की हर कोशिका तक पहुंचती है। कोशिकाओं में उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड उन्मूलन के लिए फेफड़ों में लाई जाती है। एकदम सही माधुरी, ऐसे सभी कार्य परिवहन प्रणाली के परिणाम हैं। तो आओ अपने इस अध्याय में परिवहन प्रणाली के बारे में विस्तार से चर्चा करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: पौधों और पशुओं की जरूरतों के परिवहन की प्रणाली जानना, अणुओं जैसे के प्रसार की गति के तंत्र का पता लगाना, असमस और सक्रिय परिवहन को समझना, पहुंच के जरिए रक्त की महत्ता को समझना, मानव हृदय की संरचना और कार्य को जानना, रक्त की संरचना को समझना, धमनियों, शिराओं और केशिकाओं को समझना, प्रमुख रक्त समूह और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समूह के मिलान को समझना, संचार प्रणाली के विकारों का पता लगाना, पौधों में जाइलम और फ्लोएम की संरचना और कार्य का पता लगाना, अणुओं की गतियों के लिए तंत्र, अणुओं की गति कोशिका के अंदर या बाहर उसे संक्रमित करती है। कोशिका झिल्ली चुने हुए पदार्थों का पारगम्य है, जिसका अर्थ है कि यह कुछ अणुओं के प्रवेश और निकास की ही अनुमति देता है। अणुओं की गति जगह लेता है प्रसार, असमस और सक्रिय परिवहन। प्रसार कणों या अणुओं की गति है जो एक क्षेत्र से अपनी उच्च एकाग्रता के एक क्षेत्र के लिए कम एकाग्रता को पहुंचाती है। उदाहरणार्थ, श्वसन के दौरान फेफड़ों में ऑक्सीजन भरी हवा उच्च रक्त नलिकाओं में एकाग्रता से चलती हैं, जो उनमें ऑक्सीजन की
कम एकाग्रता के होने पर गतिशील होती हैं। असमस एक गति होती है जिसमें पानी के अणु एक क्षेत्र से ज्यादा पानी के अणुओं के क्षेत्र में कम पानी के अणु वाले क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, जब उनको सेमी परमिबिल मेम्ब्रेन से अलग किया जाता है। सेमी परमिबिल मेम्ब्रेन का अर्थ एक मेम्ब्रेन यानी झिल्ली से है जो कुछ अणुओं जैसे पानी के अणु के माध्यम से गुजारते हैं, लेकिन कुछ अन्य बड़े अणुओं के लिए नहीं। प्रसार या असमस के दौरान कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती है। सक्रिय परिवहन अणुओं की गति होती है जो एकाग्रता ढाल के खिलाफ होते हैं, जो ऐसे क्षेत्र से जहां पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उच्च एकाग्रता वाली जगह पर पहुंचाता है। सक्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मानव में वहन। अधिकतर पशुओं के शरीर में पदार्थ को रक्त के जरिए एक भाग से दूसरे भाग में ले जाया जाता है। इस प्रकार रक्त परिवहन के लिए ऊतक है और पूरे शरीर में पहुंचता है। रक्त पोषक तत्वों, श्वसन गैसों, हार्मोन्स और बेकार सामग्री को शरीर के एक अंग से दूसरे में पहुंचाता है। संचार प्रणाली में अंग जो रक्त बनाकर पूरे शरीर में प्रसारित होते हैं, मानव संचार प्रणाली में शामिल होते हैं। केंद्र में स्थित मस्कुलर पंप जिसे हृदय कहा जाता है और रक्त वाहिकाएं जो ट्यूब संरचनाओं की तरह हृदय से जोड़ती हैं। रक्त वाहिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। धमनियां, ये रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं। नसें, ये रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों से हृदय तक पहुंचाती हैं। केशिका, ये धमनी और नस के बीच शिरा होती है। केशिकाएं रक्त और ऊतकों के बीच सामग्री को आदान प्रदान करने की अनुमति देती हैं। मानव हृदय संरचना। हृदय एक शक्तिशाली मांसपेशियों का अंग होता है जो सीने के ऊपरी भाग में फेफड़ों के बीच होता है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 दाएं और बाएं, एट्रिया, सिंक कोष्ठ, आलिंद भी कहा जाता है इसे, और 2 दाएं और बाएं निलय हैं। हृदय विशेष मांसपेशी कोशिकाओं, जिसे हृदय की मांसपेशी फाइबर भी कहते हैं, जो हमेशा चलती है और बिना आराम किए हमेशा चलती रहती है। संकुचन और विश्राम को 2 धड़कनों के बीच के समय को कहा जाता है, जिसमें वाहिकाएं रक्त को पंप करती हैं। हृदय की धड़कन से शरीर के बाकी सभी अंग उचित तरह से वहन का काम करते हैं। 1 मिनट में सामान्य मानव का हृदय 72 बार धड़कता है। हृदय की धड़कन में असामान्यताओं का पता लगाने के लिए ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करवाते हैं। मानव हृदय के कार्य। अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है, और शुद्ध रक्त में पूर्ण ऑक्सीजन होती है। एक बड़ी नस शिरा नसों के माध्यम से अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त को शरीर के सभी हिस्सों से इकट्ठा करती है और दायां आलिंद को खाली कर देती है। फेफड़ों से एक ही समय में नस में बायां आलिंद ऑक्सीजन से रक्त लाता है। इस समय हृदय के सभी 4 कक्ष आराम कर रहे होते हैं। फिर कोष्ठ और अशुद्ध रक्त दायां आलिंद से प्रवेश करते हैं और बायां आलिंद से शुद्ध रक्त बाएं निलय में प्रवेश करता है। हृदय के भीतर वाल्व रक्त को वापस बहने से रोकते हैं। अगले निलय काम करते हैं जबकि कोष्ठ आराम करते हैं। रक्त शुद्ध होने के बाद 2 फुफ्फुस धमनियों के माध्यम से
दाएं निले से फेफड़ों को जाता है। बाएं निलय से ऑक्सीजन से भरपूर रक्त पंप होकर बड़ी धमनी में जाता है, जिसे महाधमनी कहते हैं। यह ऑक्सीजनित रक्त शरीर के सभी हिस्सों में वहन करता है। नसें अशुद्ध रक्त हृदय को लाती हैं और धमनियां उन्हें शुद्ध करके हृदय से दूर ले जाती हैं। लेकिन यहां दो अपवाद हैं। फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रक्त वहन करती है और फुफ्फुसीय शिरा शुद्ध रक्त वहन करती है। रक्त एक संयोजी ऊतक है जो पूरे शरीर में संचालित होता है। यह एक द्रव सा होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और ब्लड प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा से निर्मित होती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी या एरिथ्रोसाइटस, ये आकार में गोल और एक लाल रंग की हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं में कोई नाभिक नहीं होते हैं। आरबीसी ऑक्सीजन को ऊतकों तक ले जाते हैं और फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों से लेते हैं। करीब 5 मिलियन mm³ एरिथ्रोसाइटस रक्त परिसंचारी में होते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC या ल्यूकोसाइटस, चूंकि ये कोई रंग द्रव नहीं ले जाते, इसलिए इन्हें रंगहीन WBC कहते हैं, जो अनियमित आकार के होते हैं। परिसंचारी खून में 5000 से 7000 mm³ WBC उपलब्ध होते हैं। ये शरीर को संक्रमण से बचाती हैं, जो रोगाणु या एंटीबॉडी बनाने वालों को खा जाती हैं। ब्लड प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइटस, ये कोशिकाओं के बहुत छोटे टुकड़े होते हैं। इनमें कोई नाभिक नहीं होता। ये रक्त के थक्का बनने में भाग लेते हैं। रक्त के कार्य। रक्त पोषक तत्वों, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स और बेकार सामग्री शरीर की जरूरत के हिसाब से वहन करता है। कुछ दवाएं भी शरीर में रक्त के माध्यम से दी जाती हैं। लसिका। लसिका भी एक संचार तरल पदार्थ है और लसिका वाहिकाओं में बहती हैं। ये हल्के पीले रंग की होती हैं। ये हमेशा ऊतकों में एक ही दिशा से हृदय तक पहुंचती हैं। कोशिकाओं को लिम्फोसाइट कहते हैं, जिनमें लसिका होती है और शरीर को संक्रमित होने से बचाती है। लसिका आंत से शरीर के अन्य भागों में पचा वसा वहन करती है। यह प्रोटीन और तरल पदार्थ को ऊतकों से वापस कर देती हैं। रक्तदाब। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय संकुचन के दौरान प्राकुंचन यानी संकुचन दाब तथा निलय अनुशिथिलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशिथिलन दाब कहलाता है। सामान्य प्रंकुचन दाब लगभग 120 mmHg यानी पारा तथा अनुशिथिलन दाब लगभग 80 mmHg यानी पारा होता है। रक्तदाब को जिस उपकरण से मापते हैं उसे रक्तदाब मापी यानी स्फाइगोमोमैनोमीटर कहते हैं। उच्च रक्तदाब को हाइपरटेंशन भी कहते हैं और इसकी वजह से रक्त के प्रवाह में बड़ा अवरोध हो जाता है और रक्त का प्रवाह नहीं हो पाता। इससे एक धमनी और आंतरिक रक्तस्राव का खतरा हो सकता है। संचार प्रणाली से संबंधित विकार। हृदयाघात जैसे अन्य अंगों, हृदय को भी भोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब हृदय को आपूर्ति करने वाली धमनियां मोटी हो जाती हैं या ज्यादा वसायुक्त भोजन की वजह से
हृदय की मांसपेशी कोशिकाएं पर्याप्त धड़कन को हासिल नहीं कर पाती। हृदयाघात तब होता है जब ईसीजी असामान्य हो और इसके उपचार के तरीके हैं। रक्ताल्पता, जब हीमोग्लोबिन स्तर एक दिए गए बिंदु से कम पर आ जाता है तो उस स्थिति को रक्ताल्पता यानी एनीमिया कहते हैं। इससे व्यक्ति कमजोर हो जाता है और पीला दिखता है, साथ ही सुस्त हो जाता है। आयरन की खुराक लेने से रक्ताल्पता को दूर करने में मदद मिलती है। अधिश्वेत रक्तता, यह एक ब्लड कैंसर है। संकीर्ण हड्डी लाल रक्त कोशिकाओं की कीमत पर अत्यधिक श्वेत रक्त कोशिकाएं बनाती है। उच्च रक्तदाब, इसमें उच्च रक्तदाब की स्थिति होती है जिससे सिर दर्द, चक्कर आना और थकावट का एहसास होता है। सामान्य रक्तदाब 120/80 होता है। उच्च रक्तदाब चिंता करने से भी होता है। पादपों में परिवहन। पानी का परिवहन पादपों की जड़ों को पानी और खनिज मृदा से हासिल होता है। हमने पहले भी सीखा है कि पानी जड़ों से पत्तियों को ऊतकों, जाइलम और फ्लोएम द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से उनकी आवश्यकता की पूर्ति करता है। ट्रेकीट और वाहिकाओं, जो जाइलम की निर्जीव कोशिकाएं होती हैं, पानी को जड़ से लेकर मृदा से पत्तियों तक पहुंचाती हैं। खाद्य सामग्री का परिवहन पादप के अन्य भागों में पत्तियों से पहुंचता है, उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। यह सामग्री फल, स्टेम या जड़ों में संग्रहित की जा सकती है। जल का परिवहन, पानी और खनिजों को जब ऊंचाई की ओर गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध चढ़ाना होता है तो ऐसा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसमें पानी वाष्प के रूप में पत्ती की सतह से जाता है, जिसे रंध्र कहते हैं। इससे जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है। खाद्य और अन्य पदार्थों का परिवहन। खाद्य सामग्री शुगर्स और पत्तियों में संश्लेषित अन्य खाद्य अणु परिवहन फ्लोएम के माध्यम से पादप के अन्य भागों में पहुंचते हैं। चलनी ट्यूब फ्लोएम की जीवित कोशिकाएं होती हैं जो भोजन का परिवहन करती हैं। क्रियाकलाप। 2 छोटे बर्तन लीजिए जो लगभग एक आकार के हों और दोनों में समान मात्रा की मृदा डालें। हम एक बर्तन में एक पादप को और दूसरे में समान ऊंचाई की छड़ी को अन्य पादप के साथ सुनिश्चित कर देते हैं। दोनों बर्तनों की मृदा को प्लास्टिक की चादर से ढक देते हैं ताकि उनमें किसी भी तरह की नमी वाष्पीकृत न हो सके। दोनों को ढकने के बाद एक में पादप और दूसरे में छड़ी के साथ पादप रखते हैं और फिर दोनों को आधे घंटे के लिए सूर्य की रोशनी में रख देते हैं। पादप वाले बर्तन में पानी की छोटी छोटी बूंदें प्लास्टिक की चादर के अंदर दिखती हैं। ऐसा पत्तियों के पानी और वाष्पोत्सर्जन की ढुलाई के कारण होता है। क्या आप जानते हैं हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुष और महिलाओं में भिन्न भिन्न होती है। पुरुषों में इसका सामान्य स्तर 14.5 प्लस और माइनस 2 ग्राम प्रतिशत है। महिलाओं में इसका सामान्य स्तर 12 प्लस और माइनस 2 ग्राम प्रतिशत है। मानव में रक्त हृदय के माध्यम से एक पूरे चक्र में 2 बार गुजरता है, इसलिए इसे द्विपरिसंचरण कहते हैं। सीनोआर्ट्रियल यानी SA नोड छोटी मात्रा में विशिष्ट मांसपेशी कोशिकाओं की दीवार के दाएं कोष्ठ में पाया जाता है, जो वीना कावा के निकट
खुलता है। ये ऊतक हृदय की धड़कन को संतुलित रखता है। जब यह कार्य विफल हो जाता है तो रोगी के सीने में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी पेसमेकर त्यारोपित किया जाता है ताकि उसके हृदय की धड़कन को संतुलित रखा जा सके। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। कोशिकाओं के अंदर या बाहर अणु की गति प्रसार असमस या सक्रिय परिवहन द्वारा होती है। अधिकतर पशुओं में रक्त का संचार हृदय के माध्यम से होता है और रक्त वाहिकाओं से यह शरीर के अन्य भागों तक पहुंचता है। मानव के हृदय में 4 संभाग हैं, 2 ऊपर कक्ष जिन्हें कोष्ठ कहते हैं और 2 नीचे के कक्ष जिन्हें निलय कहते हैं। केशिकाएं, धमनी और नस के बीच पतली रक्त वाहिकाएं होती हैं। लसिका प्रणाली लसिका वाहिकाओं से बनी होती हैं जो रंगहीन द्रव होता है जिसे लसिका प्रवाह कहा जाता है। पादपों में पानी मृदा से अवशोषित होता है और यह जाइलम वाहिकाओं द्वारा पत्तियों एवं अन्य भागों तक पहुंचता है। परिचय। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि पौधे वर्ज्य गैसों से प्रकाश संश्लेषण द्वारा और पशु श्वसन द्वारा छुटकारा पाते हैं। हाँ, लेकिन ठोस और तरल वर्ज्य पदार्थ तो अभी भी उनके शरीर में होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो जैव प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव हानिकारक उपापचयी अपशिष्टों से छुटकारा पाते हैं उत्सर्जन कहलाती है। ये उत्सर्जन अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह से होता है। हाँ, एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्टों को साधारण विसरण द्वारा शरीर के बाहर स्थित जल में निकाल देते हैं। जैसे अमीबा में ये जैव द्रव्य झिल्ली से होकर होता है, जबकि जटिल बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन के लिए कुछ विशेष अंग होते हैं। प्लैटीहेलमिन्थस में उत्सर्जी अंग प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम कोशिकाएं होती हैं, जबकि एनालिडा वर्ग के जीवों में ये अंग नेफ्रिडिया होता है। हाँ, और संधिपात जीवों में उत्सर्जी अंग नितंबीय ग्रंथियां जैसे स्पर्श तंतु अथवा हरित ग्रंथि और मैल्पीघी नलिकाएं होती हैं, जबकि मोलस्क में वृक्क होते हैं। ठीक इसी तरह शूलचर्मियों में त्वचा पर उपस्थित पोप्युली उत्सर्जी अंग होते हैं, जबकि यूरोकॉडेट में तंत्रिका ग्रंथि और सिफेलोकॉडेट में प्रोटोनेफ्रिडिया ये कार्य करती हैं। कशेरुकी जीवों में उत्सर्जन के लिए एक जोड़ी वृक्क होता है। तो आओ इस विषय में विस्तार से चर्चा करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। पशुओं और पौधों में उत्सर्जन को समझना, उत्सर्जन के प्रकारों के बारे में जानना, मानव में उत्सर्जन को समझना, उत्सर्जन संबंधी सभी अंगों के बारे में जानना, फेफड़ों द्वारा होने वाले उत्सर्जन को समझना, त्वचा से होने वाले उत्सर्जन के बारे में जानना, बृहदांत्र से होने वाले उत्सर्जन को समझना, मूत्र प्रणाली की संरचना और कार्य प्रणाली को समझना, वृक्कों की संरचना और कार्य प्रणाली को समझना, मूत्रवाहिनी की संरचना और कार्य प्रणाली के बारे में जानना, मूत्राशय की संरचना और कार्य प्रणाली के बारे में जानना, वृक्काणुओं की संरचना और कार्य प्रणाली को समझना, कृत्रिम वृक्क और अपोहन का अध्ययन करना।
मानव में उत्सर्जन। मानव में प्राथमिक उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है, जबकि मनुष्य के माध्यमिक उत्सर्जन तंत्र में फेफड़े, त्वचा, बड़ी आंत और यकृत शामिल हैं। फेफड़ों द्वारा उत्सर्जन। फेफड़े श्वसन के समय उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। त्वचा द्वारा उत्सर्जन। त्वचा में स्थित स्वेद ग्रंथि की सहायता से त्वचा यूरिया, लवण तथा जल को उत्सर्जित करती है। स्वेद यानी पसीना त्वचा में छोटे छोटे छिद्रों से बाहर निकलता है। बृहदांत्र द्वारा उत्सर्जन। बृहदांत्र गुदा की सहायता से ना पचने योग्य भोजन को मल के रूप में बाहर निकाल देती है। यह अपशिष्ट पदार्थों का भंडारण क्षेत्र है, जहां ये बाहर निकाले जाने की प्रतीक्षा करते हैं। मूत्र उत्सर्जन तंत्र। वे अंग जो मूत्र को बनाते हैं, उनका भंडारण करते हैं और उत्सर्जित करते हैं, सम्मिलित रूप से मूत्र उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। इसमें एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। वृक्क में उत्पन्न मूत्र मूत्रवाहिनियों से गुजरकर मूत्राशय में पहुंचता है। यहां यह तब तक एकत्र होता है जब तक कि यह मूत्र मार्ग के जरिए बाहर ना निकल जाए। वृक्क। उदर में मेरुदंड के दोनों ओर एक एक वृक्क होता है। वे बड़े, लाल, भूरे और सेम की आकृति के होते हैं। दाईं ओर के वृक्क की स्थिति थोड़ी सी नीचे की ओर होती है। वृक्क की अवतलता को नाभिका कहते हैं, जो हमेशा भीतर की ओर होती है। प्रत्येक वृक्क लगभग 10 लाख निस्यंदन एकक या वृक्काणुओं से बना होता है। एक व्यक्ति को स्वस्थ रखने में वृक्क का ठीक ढंग से काम करना बेहद आवश्यक होता है। वृक्काणु। वृक्क के बाहरी भाग में वृक्काणु संवलित होकर वृक्कीय छाल बनाते हैं और मध्य भाग में सीधा जाते हुए वृक्कीय मज्जा का निर्माण करते हैं। वृक्काणु वृक्क की कार्यात्मक इकाई होते हैं। प्रत्येक वृक्काणु एक लंबी कुंडलित नली जैसी संरचना होता है, जो रुधिर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को छानता है और मूत्र का निर्माण करता है। यूरिया मूत्र में उपस्थित मुख्य नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट होता है, इसलिए मनुष्य एक उत्सर्जक के रूप में यूरियोटेलिक है। मूत्र वाहिनियां। ये लंबी, संकरी, पतली भित्ति वाली नली जैसी संरचनाएं होती हैं, जो वृक्क की नाभिका से प्रारंभ होकर नीचे की तरफ जाती हुई
मूत्राशय से मिलती हैं। मूत्रवाहिनियां मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक क्रमाकुंचन द्वारा ले जाती हैं। मूत्राशय। मूत्राशय एक पतली भित्ति वाली, लचीली, नाशपाती के आकार की और प्रासार्य थैली होती है जो उदर के निचले भाग में स्थित होती है। मूत्राशय मूत्र की अस्थायी भंडारण करने की थैली होती है। मूत्राशय कोमल मांसपेशियों से बना होता है, इसलिए यह तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होता है। यही वजह है कि हम मूत्र त्याग करने की इच्छा को नियंत्रित कर सकते हैं। मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग एक मांसपेशीय और नलीदार संरचना है जो मूत्राशय से शरीर के बाहर तक होता है। मूत्र मार्ग ही मूत्र को शरीर से बाहर निकालता है। बोमन संपुट। बोमन संपुट दो भित्ति वाला एक कप होता है जो वृक्कीय छाल में उपस्थित होता है। यह समतल कोशिकाओं से बनी पतली और अर्धपारदर्शी उपकला का बना होता है। बोमन संपुट के विवर में रुधिर कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। यह अभिवाही धमनी के विभाजित होने के फलस्वरूप बनता है। बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से मैलपीघी का अथवा वृक्कीय संपुट कहते हैं। ग्लोमेरुलस वह जगह है जहां दाब के अंतर्गत छनन होता है, जिसे अति सूक्ष्म छनन कहते हैं। इस प्रकार बना हुआ निस्यंद ग्लोमेरुलर अथवा वृक्कीय निस्यंद कहलाता है। वृक्कीय नलिकाएं। वृक्कीय नलिका लंबी और कुंडलित होती है तथा 3 भागों में बटी होती है। निकटस्थ संवलित नलिका, हेनले का लूप, दूरस्थ संवलित नलिका। निकटस्थ संवलित नलिका वृक्क का संवलित भाग होती है तथा वृक्कीय छाल में स्थित होती है। यहाँ वृक्कीय निस्यंद से सोडियम, कैल्शियम, अमीनो अम्ल इत्यादि का चयनित पुनरावशोषण होता है। हेनले का लूप नलिका का यू आकृति का भाग होता है तथा वृक्कीय मज्जा में उपस्थित होता है। यह 2 शाखाओं का बना होता है। अवरोही शाखा यह पतली भित्ति की होती है तथा आरोही शाखा यह मोटी भित्ति की बनी होती है। अवरोही शाखा जल के लिए पारदर्शी होती है, किंतु खनिजों जैसे सोडियम क्लोराइड के लिए अपारदर्शी होती है। आरोही शाखा खनिजों जैसे सोडियम क्लोराइड के लिए तो पारदर्शी होती है, किंतु जल के लिए अपारदर्शी होती है। यहाँ मूत्र की सांद्रता बढ़ती है। दूरस्थ संवलित नलिका वह संवलित भाग है जो वृक्कीय मज्जा में स्थित होता है। यह संग्राही नलिका में खुलता है। वृक्कीय निस्यंद में उपस्थित अधिकतम जल की मात्रा दूरस्थ संवलित नलिका तथा संग्राही नलिका की भित्ति द्वारा पुनरवशोषित हो जाती है। मूत्र का निर्माण। रुधिर से वर्ज्य पदार्थों का छनन करना ही मूत्र निर्माण का उद्देश्य है। ठीक वैसे ही जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से फेफड़ों में अलग हो जाती है, नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल रुधिर से वृक्क में अलग होते हैं। इसीलिए इस पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि वृक्क का आधारभूत छनन तंत्र फेफड़ों जैसे ही पतली
भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा हो। वृक्क में प्रत्येक रुधिर कोशिका गुच्छ नली के कप की आकृति वाले छोर से संबद्ध होता है, जिसमें मूत्र निस्यंद एकत्रित होता है। प्रारंभिक निस्यंद में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल की बड़ी मात्रा उपस्थित होती है, जो नलिका में मूत्र के आगे बढ़ने पर चयन द्वारा पुनर्वशोषित हो जाती है। जल का पुनर्वशोषण इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर में जल की कितनी अतिरिक्त मात्रा उपस्थित है और उसमें घुले अपशिष्ट पदार्थों की कितनी मात्रा है जिनका उत्सर्जन होना है। मूत्र का भंडारण मूत्राशय में तब तक होता है जब तक उसमें दबाव इतना बढ़ जाए कि मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र त्याग करने की इच्छा होने लगे। कृत्रिम वृक्क, रुधिर अपोहन। वृक्क जीवित रहने के लिए अनिवार्य अंग है। बहुत से कारक जैसे संक्रमण, चोट अथवा वृक्क में बाधित रुधिर संचार वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। इसके कारण शरीर में विषैले वर्ज्य पदार्थ एकत्रित होने लगते हैं, जिसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। वृक्क के कार्य बंद कर देने की स्थिति में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जा सकता है, जो नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा हटाने का उपकरण है। कृत्रिम वृक्कों में बहुत सी नलिकाएं, जिनमें एक अर्ध पारदर्शी रेखा होती है, अपोहन विलयन से भरी टंकी में डूबी होती हैं। इस द्रव का परासरण दाब रुधिर के परासरण दाब के बराबर होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ नहीं होते हैं। रोगी का रुधिर इन्हीं नलिकाओं से होकर गुजरता है। यहां से गुजरते समय रुधिर में उपस्थित वर्ज्य पदार्थ विसरण द्वारा अपोहन विलयन में चले जाते हैं। शुद्ध रुधिर को पुनः रोगी के शरीर में भेज दिया जाता है। यह वृक्क की कार्यप्रणाली के ही समान है, लेकिन यह अलग है क्योंकि इसमें पुनर्वशोषण नहीं होता है। साधारणतया एक स्वस्थ वयस्क के वृक्क में प्रतिदिन 180 लीटर प्रारंभिक निस्यंद बनता है। हालांकि प्रतिदिन उत्सर्जित मात्रा 1 या 2 लीटर ही होती है, क्योंकि बाकी बचा निस्यंद वृक्क नलिकाओं में पुनर्वशोषित हो जाता है। पौधों में उत्सर्जन। पौधों में उत्सर्जन पशुओं से अलग दूसरे ही तरह से होता है। प्रकाश संश्लेषण के समय बनी ऑक्सीजन ही इनमें वर्ज्य पदार्थ होती है। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का किस प्रकार नियमन करते हैं। वे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की अतिरिक्त मात्रा को उत्सर्जित कर देते हैं। दूसरे अपशिष्ट पदार्थ उनके उत्तकों में उपस्थित मृत कोशिकाओं में रहते हैं। पौधों को अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों को खोकर ही वर्ज्य पदार्थों से छुटकारा मिलता है। बहुत से अपशिष्ट पदार्थों का भंडारण कोशिकीय रिक्तिकाओं में होता है। वर्ज्य पदार्थ पत्तियों में एकत्रित हो जाते हैं, जो बाद में टूट जाती हैं। दूसरे वर्ज्य पदार्थ जैसे रेजिन और गोंद पुराने जाइलम में एकत्रित होते हैं। पौधे कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में भी उत्सर्जित करते हैं। क्या आप जानते हैं, शरीर से मूत्र को बाहर निकालना मिक्चुरेशन है, जिसे साधारणतया मूत्र त्याग करना कहते हैं।
मधुमेह में ग्लाइकोजूरिया नाम की शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। एक सामान्य व्यक्ति एक दिन में 1.5 से 1.8 लीटर मूत्र का त्याग करता है। मादा में मूत्रवाहिनी से केवल मूत्र आता है, जबकि नर में मूत्र और शुक्राणु दोनों, इसलिए नर में इसे मूत्र जनन नलिका कहते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। उत्सर्जन में नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, जबकि ऑस्मोरेगुलेशन में शरीर द्रव में जल की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। अलग अलग पशुओं में अलग अलग उत्सर्जी अंग होते हैं, जबकि निम्न स्तरीय जीवों में शरीर की त्वचा से ही उत्सर्जन होता है। मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र वृक्क, मूत्रवाहिनियों, मूत्राशय और मूत्र मार्ग से मिलकर बना होता है। वृक्क में उत्सर्जी इकाइयां होती हैं, जिन्हें वृक्काणु कहते हैं। प्रत्येक वृक्काणु बोमन संपुट और वृक्कीय नलिका से मिलकर बना होता है। बोमन संपुट में ग्लोमेरुलस होता है, जिसमें अति सूक्ष्म छनन होता है, जबकि वृक्कीय नलिकाओं में चयनित पुनरवशोषण होता है। रुधिर अपोहन उस व्यक्ति के रुधिर से नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थों को कृत्रिम वृक्क की सहायता से निकालने की क्रिया है, जिसका वृक्क खराब हो चुका हो। पौधों में ऑक्सीजन और अतिरिक्त जल रंध्रों द्वारा बाहर निकल जाता है। परिचय। अंकिता, हम जानते हैं कि सभी जीवों में उन्हें जीवित रखने के लिए एक आधारभूत प्रक्रिया चलती रहती है। क्या तुम जानती हो कि जैव प्रक्रम क्या है? हाँ, किसी भी जीव में होने वाली वह आधारभूत प्रक्रिया जो उसे पृथ्वी पर जीवित रखती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। बिल्कुल सही। सभी जीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है। इन सभी प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों को यह ऊर्जा शरीर के बाहर से भोजन के रूप में मिलती है। तो आओ इस विषय में विस्तार से चर्चा करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। जैव प्रक्रम का वर्णन करना, जैव प्रक्रमों के प्रकारों को पहचानना, पोषण को समझना, विषमपोषी पोषण को समझना, विषमपोषी पोषण के प्रकारों की पहचान करना, विषमपोषी पोषण के प्रकारों को समझना, पौधों में पोषण को समझना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझना, पौधे जल और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त करते हैं, इस बात का पता लगाना, प्रकाश संश्लेषण के महत्व को समझना। जैव प्रक्रम के प्रकार। आधारभूत जैव प्रक्रम निम्न प्रकार के होते हैं: गति, श्वसन, संवेदनशीलता, वृद्धि, प्रजनन, उत्सर्जन, पोषण और परिवहन। गति के दौरान जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं अथवा एक ही जगह स्थिर रहते हुए अपने अंगों को गति प्रदान करते हैं। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है।
संवेदनशीलता अपने आसपास के वातावरण में परिवर्तन को महसूस कर सकने की क्षमता है। बच्चे से वयस्क होने को हम वृद्धि द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। जीव प्रजनन द्वारा अपने ही जैसे और जीव उत्पन्न करते हैं। उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर में बचे मल को बाहर निकाला जाता है। पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन को ग्रहण करने के बाद में उसे छोटे कणों में तोड़ा जाता है ताकि शरीर उसे अवशोषित कर सके। परिवहन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर के एक भाग में बना पदार्थ शरीर के दूसरे भागों तक पहुंचता है। पोषण, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, सभी जीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों को यह ऊर्जा शरीर के बाहर से भोजन के रूप में मिलती है। भोजन ग्रहण करने और उसको प्रयोग में लाने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। भोजन एक कार्बनिक पदार्थ है। ग्लूकोज सबसे सरल और स्टार्च सबसे जटिल भोजन है। स्टार्च और ग्लूकोज को सम्मिलित रूप में कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। जब हमें तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता हो तो हमें भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त भोजन में वसा, प्रोटीन, लवण, विटामिन तथा जल भी होना चाहिए, क्योंकि ये सभी जीवों की सामान्य वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं। पोषण के साधन, किसी जीव द्वारा भोजन को प्राप्त करना उस जीव के पोषण का साधन होता है। तत्वों और ऊर्जा की सामान्य आवश्यकता सभी को होती है, लेकिन सभी में इसकी पूर्ति अलग अलग तरह से होती है। इसीलिए हर जीव के पोषण का ढंग अलग होता है। भोजन प्राप्त करने के ढंग के आधार पर जीवों को मुख्यतः दो समूहों में विभाजित किया गया है, स्वपोषी एवं विषमपोषी। स्वपोषी पोषण। स्व का अर्थ स्वयं और पोषी का अर्थ पोषण है, अर्थात स्वपोषी का अर्थ है अपना पोषण स्वयं करना। स्वपोषी पोषण पोषण का वह प्रकार है जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है। हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी साइनोबैक्टीरिया भी इसी प्रकार अपना पोषण करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वे जीव जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी जीवों में हरे रंग का रंजक क्लोरोफिल पाया जाता है जो सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है। स्वपोषी जीव अवशोषित सौर ऊर्जा का उपयोग प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज बनाने में करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण ये है। विषमपोषी पोषण। विषम का अर्थ अन्य और पोषी का अर्थ पोषण है, अतः इसका अर्थ है अन्य स्रोतों से अपना पोषण करना। विषमपोषी पोषण पोषण का वह प्रकार है जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकता और अपने अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। अधिकतर जीवाणुओं, कवक और पशुओं में इसी प्रकार का पोषण होता है। वे जीव जो अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते तथा भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं।
विषमपोषी वह उपभोक्ता है जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। विषमपोषी अपने भोजन के लिए स्वपोषी जीवों और दूसरे विषमपोषी जीवों पर निर्भर रहता है। विषमपोषी पोषण के प्रकार। विषमपोषी निम्न 3 प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करते हैं: मृतजीवी, परजीव, होलोजोइक। मृत का अर्थ नष्ट हो चुका और जीवी का अर्थ आश्रित है, अर्थात ये वो पोषण है जिसमें जीव पोषण के लिए नष्ट हो चुके कार्बनिक पदार्थों जैसे सड़ा हुआ पौधा अथवा मृत पशु पर आश्रित रहता है। जैसे कवक तथा बहुत से जीवाणु मृतजीवी होते हैं। पर का अर्थ दूसरों पर और जीवी का अर्थ आश्रित है। परजीवी वह जीव होता है जो वृद्धि, भोजन और आश्रय के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, लेकिन अपने पोषक की उत्तरजीविता में कोई सहायता नहीं करता, जैसे प्लाज्मोडियम, कुस्कुटा, फीता कृमि इत्यादि। होलों का अर्थ ठोस पदार्थ और जोइक का अर्थ पशु है, अर्थात ये वो पोषण है जिसमें भोजन के रूप में जटिल कार्बनिक पदार्थों का अंतर्ग्रहण किया जाता है, जैसा कि सभी पशु करते हैं, जैसे मनुष्य, श्वान, मवेशी, अमीबा। पौधों में पोषण। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि हरे पौधे स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश का अर्थ सूर्य का प्रकाश और संश्लेषण का अर्थ निर्माण है। अतः प्रकाश संश्लेषण का तात्पर्य सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन का निर्माण है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसका उपयोग सभी हरे पौधे, नीले हरे शैवाल, साइनोफाइटा और कुछ जीवाणु करते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बनिक यौगिक, मुख्यतः शर्करा बनाने की वह प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्य के प्रकाश का प्रयोग होता है और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। प्रकाश संश्लेषण को संक्षिप्त रूप से इस समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः 2 चरणों में विभाजित होता है। प्रकाश आश्रित चरण, प्रकाश आश्रित अभिक्रियाएं। इनमें विकिरण ऊर्जा एटीपी के रूप में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अंधकारमय चरण, प्रकाश मुक्त अभिक्रियाएं। प्रकाश आश्रित चरण में बनी एटीपी का उपयोग करते हुए एंजाइम संश्लेषण द्वारा मध्यवर्ती कार्बोहाइड्रेट और अन्य यौगिकों के निर्माण को निरूपित करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्न 3 चरणों में घटित होती है। अवशोषण, क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा का अवशोषण। रूपांतरण, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। सौर ऊर्जा द्वारा जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना। अपचयन, हाइड्रोजन द्वारा रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करके ग्लूकोज जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण।
कार्बन डाइऑक्साइड का अंतर्ग्रहण। कार्बन डाइऑक्साइड वायु स्टार्चन में ही उपस्थित है। हरे पौधे पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों की सहायता से वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये सूक्ष्म छिद्र रंध्र कहलाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों के द्वारा पत्तियों में प्रवेश करती है। प्रत्येक रंध्रीय छिद्र एक जोड़ी द्वार कोशिकाओं से घिरा होता है। ये द्वार कोशिकाएं रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती हैं। द्वार कोशिकाओं में जब जल प्रवेश करता है तो वो फूलकर वक्र हो जाती हैं, जिस कारण रंध्र खुल जाते हैं। दूसरी ओर जल जब द्वार कोशिकाओं से बाहर निकलता है तो वो सिकुड़कर सीधी हो जाती हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। जैसे ही रंध्र खुलते हैं, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड उनमें प्रवेश करने लगती है। जल का अंतर्ग्रहण। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ें परासरण द्वारा मिट्टी से अवशोषित करती हैं। पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल जाइलम नलिकाओं द्वारा पत्तियों में उपस्थित प्रकाश संश्लेषीय कोशिकाओं में पहुंचता है, जहां उसका प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में होता है। प्रकाश संश्लेषण का महत्व। प्रकाश संश्लेषण कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्न हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की सहायता से कच्चे माल के रूप में मात्र कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके भोजन का निर्माण करते हैं। इसलिए ये पृथ्वी पर जीवन बनाए रखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है, जो पशुओं और मनुष्यों के लिए आवश्यक है। जीवाणुओं को भी श्वसन के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। ईंधन के जलने में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस, ये सभी संरक्षित सौर ऊर्जा हैं, जो करोड़ों वर्ष पहले प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाए गए थे। क्या आप जानते हैं एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। दृश्य वर्ण क्रम से हरे रंग को अवशोषित न कर पाने और उसे परावर्तित करने के कारण पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। नीला और लाल प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त है। प्रकाश आश्रित अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकाइट में होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का यौगिकीकरण क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होता है। प्रकाश ऊर्जा की छोटी छोटी थैलियों, जिन्हें फोटॉन कहते हैं, इसके रूप में उत्सर्जित होता है। जल का टूटना प्रकाश अपघटन कहलाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को विभिन्न ऊतकों की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन, जल तथा भोजन की आवश्यकता पड़ती है। जीवन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक विभिन्न प्रक्रियाएं जैव पराक्रम कहलाती हैं। गति, श्वसन, संवेदनशीलता, वृद्धि, प्रजनन, उत्सर्जन, पोषण और परिवहन प्रमुख जैव पराक्रम हैं। जैव पराक्रमों के चलते रहने के लिए प्रत्येक जीव को ऊर्जा की सतत आवश्यकता होती है। जीवों द्वारा पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण
उनके उपयोग साथ ही श्वसन के कारण ही ऊर्जा मुक्त होती है। पोषण के प्रकार के आधार पर जीवों को स्वापोषी और विषमपोषी इन दो समूहों में बांटा जा सकता है। स्वपोषी पोषण में जीव बाह्य ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए सरल अकार्बनिक पदार्थों से उच्च ऊर्जा युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। विषमपोषी पोषण में जीव दूसरे जीवों द्वारा निर्मित जटिल पदार्थ का अंतर्ग्रहण करता है।